नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंतर्गत हम पॉलिनेशन के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि हमारा है परागकण। परागकण का हम एक ही वीडियो में पूरा जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि परागकण क्या है। हमने पिछली वीडियोस में भ्रूणकोश बनना या पुंमंग, नर जननांग, मादा जननांग, इन सब के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वहाँ नहीं पढ़ा है तो वो आप लोग पहले उससे जाकर पढ़ लें। फिर हम देखते हैं पॉलिनेशन के बारे में कि परागण कैसे होता है। तो जब हम परागण के बारे में देखते हैं कि परागण क्या है या कैसे होता है, तो पहले देखते हैं परागण क्या है। परागण होता है कि परागकण का पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है, हमारी जो पहुँचने की प्रक्रिया, उसे हम परागण कहलाती है। परागकण जो कि मतलब नर जननांग के भाग में विकसित होते हैं। परागकण हमारे नर जननांग पुंकेसर या पुमंग में विकसित होते हैं। उनका स्त्री मतलब जो हमारा होता है जयांग, जयांग के जो वर्तिकाग्र होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है, मैंने बताया था कि जो उसकी संरचना में जैसे ऊपर के पार्ट पर जो होता है वर्तिकाग्र, उस पर पहुँचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। और होता है आगे देखते हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण में जब हम देखते हैं तो हमारा जो यहाँ से आता है कि स्वपरागण, स्वपरागण जब एक मिनट, हमारा जो स्वपरागण है, जब एक पुष्प के पराग कोश के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में क्रिया करते हैं, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। परागण में ये होता है कि जब मतलब जैसे एक पेड़ है, उसी पेड़ में कई सारे पुष्प खिलते हैं, उसी जो एक फूल होता है, उसी फूल के जो या वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर अगर परागकण गिरते हैं, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। आगे जब देखते हैं कि स्वपरागण हमारे कितने प्रकार के होते हैं या स्वपरागण के बारे में और देखते हैं, तो स्वपरागण की प्रक्रिया केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही संभव होती है, जिसमें दोनों पाए जाते हैं, जिसमें नर जननांग एवं मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, उनमें ही हमारी स्वपरागण की प्रक्रिया केवल संपन्न होती है। जब एक या एक पुष्प के परागण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर क्रिया करते हैं, तो उसे स्वपरागण करते हैं, जो कि अभी बताया। स्वपरागण की जो हमारी क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होता है होमोगैमी, दूसरा होता है क्लिस्टोगैमी। होमोगैमी क्या है या क्लिस्टोगैमी क्या है, तो इसका हम आगे देख लेते हैं कि हमारा जो स्वपरागण है, स्वपरागण के प्रकार में देखते हैं समकाल पक्वता या फिर होमोगैमी। समकाल पक एक मिनट टाइम दीजिएगा। अब देखते हैं कि जो समकाल पक्वता है, कि इसके नाम से ही पता चलता है कि समकाल पक्वता, सम मतलब समान, समान और काल मतलब समय, समान समय में परिपक्व होना। एक पुष्प में जो वर्तिकाग्र होते हैं या फिर नर जननांग पुंकेसर होता है, इनका एक ही समय में परिपक्व होना समकाल पक्वता कहलाता है, या फिर हम इसे इंग्लिश में होमोगैमी कहते हैं। क्योंकि ये थोड़ा मिक्सअप होती है, इसलिए इंग्लिश हिंदी थोड़ा जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पर लगता है मुझे कि इंग्लिश बताना चाहिए, मैं वहाँ पर बता देती हूँ। तो समकाल पक्वता का जो इंग्लिश होता है वो होता है होमोगैमी। इसके अंतर्गत जो हमारा होता है होमोगैमी के अंतर्गत, यहाँ देखते हैं कि जब परागकणों का वर्तिकाग्र के परिपक्वन का एक समय एक ही होता है, पुंकेसर और जयांग दोनों एक ही समय परिपक्व होते हैं, उसे हम समकाल पक्वता अर्थात परागकोश से स्फुट से मुक्त परागकण परिपक्व वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे हम होमोगैमी कहते हैं। जैसे कि हमारा एक पौधा होता है उदाहरण में कि मिराबिलिस जलापा जो हमारा होता है, इसमें दोनों एक ही साथ विकसित होते हैं, तो उसमें स्वपरागण बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि एक ही पुष्प में दोनों समान टाइम में होते हैं। समान टाइम में होने की वजह से उनमें स्वपरागण आसानी से हो जाता है। आगे हम दूसरा इसका देख लेते हैं, अनुमीलन या फिर क्लिस्टोगैमी। अनुमीलन को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। तो इसके बारे में जो हम देखते हैं, जो हमारा है क्लिस्टोगैमी, जब परागण के समय पुष्प खुले होते रहते हैं, तो उन्हें हम चेस्मोगैमिस पुष्प कहते हैं। जब परागण के टाइम होता है, पहले तो पुष्प बंद रहते हैं, कली की तरह होते हैं, लेकिन जब वही पुष्प परागण का टाइम आता है तो वो ओपन हो जाते हैं, तो उसे हम चेस्मोगैमस पुष्प कहते हैं। और कभी कभी कुछ पौधों में परागण के समय पुष्प बंद रहते हैं, जो पुष्प खुलते नहीं, वो बंद ही रहते हैं। उनके अंदर आप समझिए कि जब वो खुले नहीं हैं, तो किसी दूसरे पुष्प से कोई भी परागकण आएगा ही नहीं,
और आएगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि उसी जो पुष्प के पुंकेसर हैं उसी के जयांग में ही जाएंगे, तो इसे स्वपरागण बहुत आसानी से होता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होता है उसे हम क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। इनमें परागण पुष्प से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जब खुलेगा ही नहीं तो निकलेंगे नहीं, तो एक ही पुष्प में उनका परागण हो जाता है। इनमें केवल स्वपरागण की क्रिया ही संपन्न होती है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ पौधे जैसे होता है हमारा कि जैसे मनुष्यों में होता है कि काफ़ी डेवलप हो गए हैं, तो उसी का पौधे भी अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं और देखते हैं कि जो हमारा होता है वही प्रजनन युक्तियाँ, कि जो युक्तियाँ क्या हैं, मतलब खुद से बचने के लिए, स्वपरागण से बचने के लिए वो अनेक प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो उनकी युक्तियों के बारे में देख लेते हैं हम। सामान्यतः पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकर्षण दोनों मिलते हैं। जैसे जो हमारे पुष्प होते हैं वही प्रजनन युक्तियों में जो कि हमारे उभयलिंगी होते हैं, जिसमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों भी पाए जाते हैं। फिर भी कुछ कारकों के कारण स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। ये कारक ही बही प्रजनन युक्तियाँ कहलाती हैं, या इन्हें ही हम बही प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। तो जब हम आगे देखते हैं कि यह कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भी कई प्रकार की होती हैं। तो हम पहले एक एक करके देख लेते हैं सबके बारे में कि स्वबंधता क्या है हमारी। इसके अंतर्गत आता है स्वबंधता। स्वबंधता है कि परागकणों की अपनी ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण न कर पाने की क्षमता ही स्वबंधता कहलाती है। जैसे पिटूनिया एक्सिलेरिस, तो इसमें होता है कि जैसे एक फूल है, फूल के ऊपर जो हमारा पुंकेसर पाया जाता है, जयांग पाया जाता है, तो जो उसका पुंकेसर होता है, पुंकेसर का जो परागकण होता है, परागकण उसी पुष्प के जो जयांग पर जब जाता है या वर्तिकाग्र पर जब जाता है तो वह अंकुरित नहीं होता है। अंकुरित ना हो पाने के कारण उसमें परागण की क्रिया नहीं होती है। लेकिन अगर वही उसी पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के पराग पर वर्तिका पर जाता है तब वह अंकुरित हो जाता है। तो ये जो इनके अंदर ये क्रिया पाई जाती है, इसे हम बही प्रजनन युक्ति कहते हैं। ये वो खुद में इतने डेवलप हो जाते हैं कि वो उस एक ही पुष्प से दोनों चीज़ नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अलग से उन्हें लेना पड़ता है। तो उसे हम स्वबंधता कहते हैं, उन्होंने अपने अंदर ही डेवलप कर लिया है। फिर दूसरा हमारा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में तो कुछ विशिष्ट पादपों में पुष्पों में नर व मादा जननांग के परिपक्वन का समय अलग अलग होता है, जिससे स्वपरागण की संभावना नगण्य होती है। जब हम एक ही पुष्प में एक पुष्प में परागण पुंकेसर या जयांग दोनों देखते हैं, तो पुंकेसर जो हमारा होता है एक टाइम में जैसे इसमें परिपक्व है तो उस समय जयांग परिपक्व नहीं होगा, या फिर जयांग परिपक्व है तो पुंकेसर परिपक्व नहीं होगा। तो बिना परिपक्वता के वो जो हमारा स्वपरागण वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें अलग अलग पुष्पों से लेने पड़ेंगे, तो इसमें स्वपरागण नहीं होगा जबकि इसमें परपरागण होगा। आगे हम दूसरा देख लेते हैं कि हमारा जो होता है हरकोगैमी। हरकोगैमी में जब देखते हैं कि कुछ पादपों में पुष्प की जयांग लंबी तथा पुष्प के पुमंग छोटे होने की वजह से स्वपरागण नहीं होता है, इसे ही हरकोगैमी कहते हैं। कुछ पादपों में जयांग लंबी तथा पुष्प के पुमंग जो होते हैं छोटे होते हैं। जयांग जिसे हम स्त्री जननांग या मादा जननांग कहते हैं, उसे हम जयांग वो लंबी होती हैं तथा जो पुष्प के पुमंग होते हैं जो कि नर जननांग होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसके कारण स्वपरागण नहीं होता है। क्योंकि लेवल में अगर बराबर नहीं रहेंगे तो परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे ही नहीं। वर्तिका ऊंचे लंबा है और पुमंग जो हमारा छोटा है, तो छोटे होने की वजह से वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए उसमें स्वपरागण नहीं होगा, बल्कि दूसरे पुष्प पर वो गिरकर या फिर किसी कीट के माध्यम से जाकर वहाँ पर पहुँच जाएगा, तो वहाँ पर परागण होगा। बट यहाँ पर हमारा स्वपरागण नहीं होता। जैसा कि आइपोमिया पौधा है जिसमें वर्तिकाग्र जो होती है हमारी लंबी होती है, या फिर वर्तिकाग्र ना लंबे होकर के पुमंग लंबे होते हैं। तो इस तरह की अपोजिट प्रोसेस को हम स्वपरागण इसमें नहीं हो पाएगा अगर अपोजिट प्रोसेस है तो आगे हम देख लेते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो हमारा होता है विषम वर्तिकी। विषम वर्तिकी में आता है कि कुछ पादपों में वर्तिका छोटी होती है लेकिन पुंकेसर परागकण काफ़ी मोटे। जो पुंकेसर के हमारे जो कण हैं, जाहिर सी बात अगर हमारी देखिए वर्तिका अगर इतनी बड़ी है और हमको परागकण इतना बड़ा मिल जाए तो इसके अंदर तो जा ही नहीं पाएगा, तो इसे ही हम विषम वर्तिकी कहते हैं। कुछ पादपों में यहाँ से देख लेते हैं, कुछ पादपों में वर्तिका छोटी, पुंकेसर के परागकण काफ़ी मोटे होने की वजह से परागण नहीं हो पाता है, इसे हम विषम वर्तिकी कहते हैं। मतलब ये समान नहीं होते हैं, विषम होने की वजह से हम विषम वर्तिकी कहते हैं। दूसरा हम आगे देख लेते हैं कि डाइक्लाइनिकी क्या है। डाइक्लाइनिकी का मतलब होता है एक लिंगता।
जिसमें केवल एक लिंगी ही होता है, पुष्प से दो लिंग नहीं पाए जाते हैं, जिसमें या तो फिर नर जननांग होगा या फिर मादा जननांग होगा, दो में से कोई एक ही होगा। इसकी वजह से इसमें स्वपरागण नहीं होता है और नहीं हो पाता है। और इसमें यह होता है कि यह वही प्रजनन युक्ति है कि पौधे दोनों चीज़ का विकास अपने अंदर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जननांग का विकास करते हैं। फिर अब हमारा यहाँ से स्वपरागण समाप्त होता है। अब देखते हैं हम पर परागण के बारे में कि पर परागण क्या है, तो पर परागण कैसे होता है। तो जो हमारा पर परागण है इसके बारे में जब हम देखते हैं तो जब एक पुष्प के परागण दूसरे परागण नहीं होगा, यहाँ पर परागकण होगा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर जनन क्रिया करते हैं तो इससे हम पर परागण कहते हैं। जैसे कि एक पेड़ से, यहाँ पर पुष्प कहा जाए या फिर पेड़ कहा जाए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पुष्प पर, एक पेड़ के पुष्प से दूसरे पेड़ के पुष्प पर पहुँचने की जो क्रिया है, जनन करने की क्रिया, उसे हम पर परागण कहते हैं। यह खुद से नहीं हो पाती, इसके लिए कुछ बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे पर परागण के कारक हैं, पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं कि जो हमारे पर परागण के कारक वो कितने होते हैं। तो जो हमारे पर परागण के कारक हैं, तो पहला कारक है हमारा अजैविक कारक, दूसरा है जैविक कारक। इनके बारे में जो देखते हैं जैविक और अजैविक के बारे में, तो अजैविक कारक में के अंतर्गत जो हमारा आता है वो आता है पानी और हवा। ये दो आ जाते हैं अजैविक कारक, क्योंकि ये अजैविक हैं तो अजैविक कारक भी कहे जाएंगे। तो इनके कारण जो हमारा होता है, एक देखा जाए तो उदाहरण में देखना किसके अंदर होता है, तो हाइड्रोफिली के अंतर्गत होता है। और इसके जो परागण होता है, पानी के द्वारा जो भी परागण होता है उसके परागण को हम हाइड्रोफिली कहते हैं, और जो हवा द्वारा होता है उसे हम एनीमोफिली कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि हवा द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं, तो एनीमोफिली कहते हैं। फिर हम जैविक कारक में आ जाते हैं। जब हम जैविक कारक में आते हैं, जब जैविक कारक में आते हैं तो जैविक कारक में हमारा पहला हो जाता है सांप, दूसरा होता है घोंघा, चिड़िया, कीड़े, चमगादड़। जितने भी मतलब जिनके द्वारा परागण होता है जीव जंतु, वो सब जैविक के अंतर्गत आ जाते हैं। जीव जंतुओं के द्वारा जो भी होता है वो सब सारे जैविक के अंतर्गत आ जाते हैं। जब सांप के द्वारा परागण होता है तो उसे हम ओफियोफिली कहते हैं, और यही जब घोंघा के द्वारा होता है तो मैलिकोफिली कहते हैं। चिड़िया के द्वारा ऑर्निथोफिली, और हमारा कीड़ों के द्वारा एंटेमोफिली। जैसे कीटों का अध्ययन कहते हैं, एंटेमोलॉजी कहते हैं, तो उससे के हम परागण को हम एंटेमोफिली कह देते हैं। दूसरी तरफ हमारा चमगादड़ तो काइरेप्टेरोफिली कहते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अजैविक कारकों के बारे में। अजैविक कारक में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि अजैविक जल परागण, कि हमारा जल परागण क्या है। यहाँ पर परागण होगा, सॉरी 2 मिनट इरेज कर दीजिए। यहाँ पर हमारा परागण होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो परागण जब देखते हैं कि जल परागण क्या है, जल परागण केवल, सॉरी 1 मिनट, क्या है, जल परागण केवल जलीय पौधों में मिलता है। पुष्पों में जल द्वारा होने वाला परागण जलीय परागण कहलाता है। जो हमारे पेड़ पौधे जल में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रिला वगैरह है, ये सब जल में उगते हैं। जल में उगने की वजह से इसमें जल परागण ही होगा, क्योंकि और कोई परागण हो नहीं सकता है, वायु परागण भी नहीं हो सकता है। ये जल में होते हैं तो जाहिर सी बात जल परागण होगा। तो जल के द्वारा परागण होने की क्रिया को हम जल परागण कहते हैं। जो हमारा जल परागण ये भी 2 प्रकार का होता है, कि जल परागण जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला है हिपहाइड्रोफिली। हिपहाइड्रोफिली में क्या होता है कि जल परागण केवल जल के अंदर होने वाले पादपों में होता है। जो जल के अंदर पाए जाते हैं, बाहर नहीं, अंदर पाए जाते हैं, उनमें हम हिपहाइड्रोफिली होता है। परागण जो होता है, परागकण जल में तैरते रहते हैं। यहाँ पर हमारा परागण नहीं परागकण होगा। परागकण जो हमारा था जल में तैरते रहते हैं और तैरने को तथा वर्तिका पर पहुंचकर परागण करते हैं। तैरते रहते हैं, जैसे ही पुष्प का वर्तिकाग्र मिलता है वो वहाँ पर जाकर जनन की क्रिया कर लेते हैं, तो उसे हम हिपहाइड्रोफिली कहते हैं। हिपहाइड्रोफिली में और हम देखते हैं तो जो होता है कि परंतु इसमें जो होता है, मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया तो देख लेते हैं इसके बारे में ऐसे ही, कि वर्तिका पर परागण करते हैं। तो आगे हम इसके बारे में नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में थोड़ा थोड़ा दिया, तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फिर आगे देख लेते हैं हमारा इपहाइड्रोफिली। जो हमारा इपहाइड्रोफिली है, या वहाँ पर था हिपहाइड्रोफिली, यहाँ पर इपहाइड्रोफिली। जब हम हिपहाइड्रोफिली को देखते हैं तो उसमें जल के अंदर होता है, लेकिन जब इपहाइड्रोफिली को तो जल की सतह पर होता है, लेकिन दोनों होते जल में ही हैं। जल परागण जल की सतह पर होता है। जल केवल निमग्न पादपों के पुष्प, जो निमग्न का अर्थ होता है यहाँ पर कि जल के सतह पर,
मतलब पूरी तरह से डूबे हुए नहीं होते हैं, जल के अंदर ही बनते हैं। उदाहरण हाइड्रिला। इसमें हम देख लेते हैं कि जो जल परागण जल की सतह पर होता है। पौधे एकलिंगी व जल निमग्न पादप हैं। इसमें पुष्प जल के अंदर ही बनते हैं। जो पुष्प हमारे होते हैं वो जल के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। लेकिन सतह पर जो परागण होता है वो सतह पर, इनका जो पॉलिनेशन होता है या परागण होता है वो सतह पर होता है। परंतु विकसित होते ही नर पुष्प पौधे से अलग होकर सतह पर आ जाते हैं। जब पुंकेसर में पुंबग विकसित हो जाते हैं, पुमंग में परागण विकसित हो जाते हैं तो परागण हमारे निकलकर सतह पर आ जाते हैं। मादा पुष्प के विकसित होने पर वृंत लंबा हो जाता है। जब पुष्प अंदर होता है लेकिन जब उसका वृंत लंबा हो जाता है तो वो सतह पर आ जाता है, सतह पर पहुंच जाता है। तैरते हुए नर पुष्पों से परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। जो उनके वर्तिका लंबी हो जाती है या फिर उसका जो वृंत है वो लंबा हो जाता है, लंबा होने के बाद सतह पर आ जाता है। वही जब तैरते हुए परागण उसके ऊपर आते हैं तो वो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है उसमें। जैसे हमारा उदाहरण में है हाइड्रिला। अब हम देख लेते हैं वायु परागण के बारे में। जो हमारा वायु परागण है कि वायु परागण क्या होता है, तो जब पादपों के पुष्पों में परागण वायु के द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। परागण हल्के, चिकने, सूखे होते हैं ताकि दूर तक वायु के साथ जा सके। वायु परागित पादपों के नर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हल्की हवा से भी परागण अलग हो सके। इसमें यह है कि जब वो पादपों के पुष्पों में परागण वायु द्वारा होते हैं तो इसे वायु परागण कहते हैं। इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं, पुष्पों में परागण अधिक संख्या में बनते हैं, क्योंकि थोड़े बनेंगे तो वायु में कुछ अलग भी जाएंगे, कुछ परावर्तिका पर जाएंगे, कुछ अलग जाएंगे, कुछ बेकार हो जाते हैं, तो इसलिए अधिक संख्या में बनते हैं। उदाहरण देखते हैं जैसे हमारा मक्का होता है, मक्का में वायु परागण होता है क्योंकि इसमें देखते हैं फूल में बहुत सारे वर्तिका, पुमंग या फिर परागण बनते हैं। तो क्या, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि वायु के तेज झोंके से ये परागण अपने ही सही पुष्प या सही स्थान पर पहुँचे, क्योंकि इनका सही स्थान पर पहुँचना जरूरी होता है तभी परागण होगा। जब सही स्थान पर नहीं पहुँचे, जिस जगह हमारे पास 10,000 है, 10,000 में कोई एक ऐसा होता है जो हमारी वर्तिका पर पहुँच पाता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा संख्या में परागणों का निर्माण होता है। परागण हल्के होते हैं, चिकने होते हैं तथा सूखे होते हैं ताकि दूर तक वायु के साथ जा सके। वायु परागित पादपों के नर पुष्प इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हल्की हवा से भी परागण अलग हो सके। जैसे थोड़ी भी हवा अगर आए तो परागण अलग होकर वर्तिकाग्र पर पहुंच सके। इतने हल्के होते हैं और इतना नाजुक लगे होते हैं, इतनी आसानी से लगे हुए होते हैं। तथा मादा पुष्प का वर्तिकाग्र पंख समान अथवा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, पंख की तरह होता है, जिससे कि वर्तिकाग्र उनमें फंस जाए और पंख की तरह होता है उसका जो वर्तिकाग्र होता है, ताकि परागण जो होता है उसमें फंस जाएं। वायु परागित पुष्पों में बीजांड की संख्या भी कम होती है। जो वायु परागित पुष्प होते हैं उसमें बीजांड की संख्या कम होती है। तो आगे हम देख लेते हैं कि जब हमारे यहाँ से होता है हमारे अजैविक कारक के बारे में हम समाप्त होता है। अब हम देखते हैं जैविक कारक में कि जैविक कारक क्या है। तो इसमें हमने देखा था कि कीट के द्वारा परागण, पक्षी के द्वारा परागण। तो पहले देखते हैं कि कीट के द्वारा परागण कैसे होता है। कीटों के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण, जाहिर सी बात नाम से ही पता चलता है कीट परागण तो कीटों के द्वारा ही होगा। जैसे कि हमारा बिटली है, तितली है, इन सब के बीटल है, तितली है, फिर चमगादड़, जितने भी पक्षी हैं, मधुमक्खी, इन सब के द्वारा हमारा कीट परागण होता है। कीटों के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण लगभग 80%, यहाँ से एक पॉइंट बन जाता है कि लगभग 80% कीट परागण मक्खियों तथा मधुमक्खियों द्वारा होता है। इनके द्वारा कीट परागण जो हमारा है सबसे ज़्यादा अगर 80% होता है। आगे देखते हैं हम पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण पक्षी परागण कहते हैं। ये पक्षी शहद खाते हैं, जैसे हमिंग बर्ड। ये सब शहद खाने के चक्कर में या फिर उनका चमकीला रंग होता है, चमकीला रंग को देखकर या काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी जो जो जैविक कारक के द्वारा जो परागण होने वाले पुष्प हैं या पौधे हैं, उनके जो पुष्प होते हैं काफ़ी चटक कलर होता है, दिखने में अट्रैक्टिव होता है कि जिससे कीट, पक्षी सब इन सब की तरफ अट्रैक्ट हों, जिससे इनके पास जाएं और इसमें परागण करवा सकें। पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण जो हमारा होता है पक्षी परागण कहलाता है। ये पक्षी शहद खाते हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड या सनबर्ड, दो आते हैं, मैंने एक ही लिखा हमिंग बर्ड। ये पक्षी बहुत छोटे होते हैं। पक्षी परागित पुष्प रंगीन, अधिक मकरंद युक्त, मतलब शहद युक्त होते हैं। मकरंद का यहाँ पर अर्थ है कि शहद युक्त होते हैं, जिसके और तथा अधिक परागण वाले होते हैं। सामान्यतः पुंकेसर व वर्तिकाग्र की बाहर ओर निकले
होने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ पक्षी परागित पादप होते हैं, जैसे हो जाता है हमारा हमिंग बर्ड के द्वारा हमारा पक्षी परागण होता है। तो आगे हम देख लेते हैं जंतु के द्वारा परागण। जंतुओं में जंतु कई प्रकार के, जैसे घोंघा है, चींटी है, चमगादड़, ये सब जंतु के अंदर आ जाते हैं। तो हम जंतु को शॉर्टकट में देख लेते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के पादपों में जंतुओं जैसे घोंघा, चींटी, चमगादड़ द्वारा भी परागण होता है। इस परागण को हम जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण में ये होता है कि जंतुओं द्वारा, जैसे घोंघा परागित पौधे सामान्यतः अधिक पानी में तैरते हैं। जो कुछ होते हैं उनमें स्वयं स्वपरागण नहीं होता, पर परागण होता, तो फिर घोंघा या जो फिर जो छोटे जीव पानी वाले जीव हैं उनके द्वारा हमारा जल परागण होता है। और चींटी के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, इन सब के द्वारा हमारा जो होता है परागण होता है। अब हमारा यहाँ से परागण का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे स्वपरागण है, पर परागण है, इनके होने की कमियाँ क्या हैं, लाभ क्या हैं, क्या इनसे क्या हो सकता है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारे परागण के लाभ व हानियाँ, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे स्वपरागण के लाभ क्या हैं या स्वपरागण की हानियाँ क्या हैं। तो स्वपरागण से देखिए होता है कि स्वपरागण से आनुवांशिक लक्षण सुरक्षित रहते हैं। अब अगर जिस पौधे में स्वपरागण होता है तो उसके जो आनुवांशिक लक्षण होंगे वह सुरक्षित रहते हैं, उनमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं आता है। परागकण व्यर्थ नहीं जाते हैं। परागकण की संभावना अधिक होती है। यहाँ पर को की जगह पर की कर लीजिएगा क्योंकि गलत है। की संभावना अधिक होती है। इसमें परागकण के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अपने ही पुष्प पर हो जाता है या अपने पेड़ के दूसरे पुष्प पर हो जाता है। तो इसे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा परागकण बनने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी हानियाँ क्या हैं? अगर स्वपरागण हो रहा है कहीं ना कहीं तो इसकी हानियाँ भी हैं थोड़ी बहुत। अगली पीढ़ी में सुधार नहीं होगा, क्योंकि जैसा पूर्वज है वैसी ही संतति भी हो जाएगी। जैसे देखा जाए तो हमारा एक नॉर्मल भाषा में देखा जाए कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसा ही बच्चा हो जाता है। अगर उसे बदला ना गया तो उसके पेरेंटल सेल को बदला ना गया तो वो बच्चे जो होते हैं वो सुधरते नहीं, वो वैसे की वैसे ही रहते हैं। तो अगली पीढ़ी में सुधार नहीं होता है। स्वपरागण की वजह से बीज अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली नस्ल वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे, तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। मेरे अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होगा, मेरा पहला ही पॉइंट है। तो स्वपरागण की वजह से बीज अच्छे नहीं होते। जब सुधार ही नहीं होगा तो बीज कहाँ से अच्छे होंगे, बीज भी नहीं अच्छे होंगे। और फिर अगला पॉइंट कि निरंतर स्वपरागण होने से संततियाँ कमज़ोर होती चली जाती हैं। उनमें बदलाव नहीं होगा तो संततियाँ जाहिर सी बात है कमज़ोर होंगी। आगे हम देख लेते हैं पर परागण के बारे में। तो हम पर परागण के बारे में देखते हैं। पर परागण के लाभ हैं, संततियों के जीवन जीने की क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि उनके अंदर बदलाव आ जाते हैं, कई सारे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर जीवन जीने की क्षमता अधिक होती है। वो अधिक पीढ़ियों तक विकसित हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड तक बने रहते हैं। स्वस्थ संतति का निर्माण होता है। इसमें एक स्वस्थ संतति का निर्माण होता है। जो बेकार के गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो नए गुण होते हैं वो उभर कर आ जाते हैं। नई किस्मों का उत्पादन होता है। बीज बनाए जाते हैं। तो देखा है कि जो बोलते हैं हाइब्रिड बीज है, तो हाइब्रिड बीज हम उसे पर परागण के द्वारा ही बनाया जाता है। चौथा पॉइंट है कि रोग प्रतिरोधक पादपों की उत्पत्ति होगी। पर परागण होगा तो पर परागण के द्वारा रोग प्रतिरोधक, मतलब पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित किया जाता है। कृत्रिम रूप से भी इसे पर परागण को कराया जाता है, जिससे कि पौधा रोग प्रतिरोधक हो सके और वो अपने अंदर जब जीवन जीने की क्षमता उसके अंदर ऑटोमेटिकली अधिक होगी तो वो रोग प्रतिरोधक ही होगा, वो अपने अंदर उन सब चीज़ों को डेवलप कर लेगा। आगे हमारा है पर परागण से हानियाँ। पर परागण से जब हानियाँ देखते हैं तो परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं जो कि बेकार हो जाते हैं। इसमें हानियाँ ये हो जाती है कि पौधे में परागकण बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, जिससे हवा के द्वारा जाते हैं ना, तो हवा के द्वारा, जल के द्वारा या कीटों के द्वारा जाते हैं तो काफ़ी वेस्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा संख्या में वो अपने परागकण बनाते हैं पुष्प। जब ज़्यादा संख्या में तो कोई ना कोई परागकण तो उनके पास तक पहुंच ही जाएगा, वर्तिकाग्र के पास तक। इसलिए अधिक मात्रा में बनते हैं जो कि वो बेकार भी हो जाते हैं आधे से ज़्यादा। परागण के लिए अन्य कारकों की आवश्यकता होती है। इसमें स्वपरागण नहीं होता, वो खुद से परागित नहीं होते हैं। इनके लिए मतलब अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की ज़रूरत होती है जिससे कि वो परागण पौधों में करवा सकें। हमारा अगला पॉइंट कि उत्परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। अगर एक वंश या कुल से दूसरे वंश या कुल में जाया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसमें
उत्परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उत्परिवर्तन यहाँ से पॉइंट तो हमारा बनता है कि उत्परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, लेकिन उत्परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं। इससे भी हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। कई प्रकार उत्परिवर्तन में बेकार लक्षण आ जाते हैं और कई प्रकार अच्छे गुण आ जाते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ से हमारा टॉपिक होता है पॉलिनेशन का, पूरा टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा है, पॉलिनेशन। आप लोग इसे जब पढ़िएगा तो इसे नोट भी कर लीजिएगा, जिसमें क्योंकि मैंने आसान भाषा का उपयोग किया है और ये भाषा आपको याद करने में बहुत हेल्पफुल होगी। और आप लोग ये कोशिश करिएगा इसे लिख लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पढ़िए। लिखने से बहुत ज़्यादा याद होता है, क्योंकि मैम ने भी जितना भी पढ़ा है सब मैंने खुद से नोट किया है और खुद से ही मैंने पीपीटी भी बनाई है, जिससे ये सब चीज़ें होती कि पढ़ाने में भी आसान होता है और पढ़ने में भी आसान होता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से पूरा टॉपिक क्लियर होता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट में आंसर जरूर कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सब आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। और जितनी भी वीडियो मैंने पहले करा रखी हैं आप लोग वहाँ से उन वीडियो को भी कर लीजिएगा। और अगले भी टॉपिक हैं, हम एक एक करके पूरे टॉपिक एक ही एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो लैंगिक अनिषेचता बता है, जिसमें लैंगिक अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, भ्रूण पोष का बनना, ये सब अगली वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।